Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने चैप्टर नंबर 17 को स्टार्ट करना है, जिसका टाइटल है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों ने जहन में रखना है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बेसिकली जिस वक्त हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन का लफ्ज़ी मतलब है मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान में एक ताल्लुक़। जैसे हमारा आप कह सकते हैं जिस वक्त इंसान एक्सरसाइज करता है तो हमारे मसल्स का ताल्लुक़ दिल के साथ भी है, हमारे मसल्स का ताल्लुक़ ये लंग्स के साथ भी है। तो ये एग्जांपल हम फर्स्ट ईयर में डिस्कस भी कर चुके हैं। कंट्रोल की जब हम बात करते हैं कि जिस्म में जितने भी काम हो रहे हैं उनको कंट्रोल में रखना, यानी उनको ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होने देना और ज़रूरत से कम भी नहीं होने देना। तो ये कोऑर्डिनेशन मुख्तलिफ पार्ट्स के दरमियान राब्ते को कहा जाता है, और कंट्रोल का मतलब है कि हर चीज़ को विद इन लिमिट्स रखना। तो इसी इंट्रोडक्शन के साथ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 17 एक लेंथी चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, एफएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और एमडी कैट के हवाले से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वजह से इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह तैयार करना है। तो सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसी सब्सटेंसेस हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान में कुछ ऐसे करैक्टर हैं जो सब में कॉमन है, जो हम फर्स्ट ईयर में हमने डिस्कस किया था कि वो ग्रो कर सकते हैं, उनमें होम्योस्टेसिस होते हैं, उसमें रिप्रोडक्शन होती है, उनमें मेटाबॉलिज्म होता है, उनमें जेनेटिक्स होती हैं, वो कॉम्प्लेक्स हैं, वो हाईली ऑर्गेनाइज हैं। और उनमें से एक प्रॉपर्टी हमने ये डिस्कस की थी कि जब भी इन्वायरमेंटल चेंज आती है, चाहे वो बाहर की हो या बॉडी के अंदर की हो, वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो यहीं से बात हमने स्टार्ट करनी है कि ऑल ऑर्गेनिज्म शो सर्टन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। सारे ऑर्गेनिज्म में कुछ कैरेक्टरिस्टिक बहुत कॉमन होती हैं। वन ऑफ देम, उनमें से एक ये है कि वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करेंगे। अब स्टिमुलाई क्या है? ये इन्वायरमेंटल चेंज को कहा जाता है। व्हाट इज स्टिमुलाई? इट इज इन्वायरमेंटल चेंज। अब इसको हम चैप्टर नंबर 15 में डिस्कस कर चुके हैं। ये एक्सटर्नल भी हो सकती है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकती है, ये इंट्रा सेलुलर भी हो सकती है। यानी आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म के बाहर भी हो सकती है, सेल के बाहर भी हो सकती है, सेल के अंदर भी हो सकती है, किसी भी लेवल पे हो सकती है। मॉलिक्यूलर हो, ऑर्गेनेली का लेवल हो, या आप कह सकते हैं सेल का लेवल हो, या पूरे ऑर्गेनिज्म का लेवल हो। तो स्टिमुलाई कोई भी चेंज इंटरनल भी हो सकती है। इंटरनल से जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, जैसे ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाए तो ये इंटरनल स्टिमुलाई है, हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है। इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। तो ये इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। उसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो कोऑर्डिनेशन है। जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं एक ऑर्गेनिज्म में, वो सब कोऑर्डिनेटेड होते हैं, और इस कोऑर्डिनेशन की वजह से एक बॉडी के फंक्शन का दूसरे बॉडी के फंक्शन के साथ ताल्लुक होता है। ताल्लुक, कनेक्शन, कि एक बॉडी का फंक्शन दूसरे बॉडी के फंक्शन की वजह से इफेक्टेड हो रहा होता है। जैसे अगर हमारा हार्ट स्लो हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आएगा, बल्कि बॉडी के हर हिस्से में प्रॉब्लम आएगा। इसी तरह हमारे मसल्स अगर काम कर रहे हैं तो ये नहीं है कि सिर्फ मसल्स ही काम कर रहे हैं, तो हमारा ब्रेन भी काम करेगा, हमारे लंग्स भी तेज़ी से रेस्पिरेशन करेंगे, हमारा हार्ट भी तेज़ हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। अगर तकलीफ़ उंगली को हो, पूरा जिस्म उसको महसूस करता है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि हमारी पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेशन है। तो कोऑर्डिनेशन की वजह से जिस्म के डिफरेंट फंक्शंस का आपस में ताल्लुक है, और यही ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है। अगर हमारे उंगली का जिस्म को पता ना हो सकता कोई हमारी उंगली काट के ले जाए और हमें पता भी ना चले। तो इस वजह से हमारे ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर के लिए ज़रूरी है कि बॉडी के डिफरेंट हिस्से एक दूसरे को जानते हों।
अगर प्यास मुंह को लगी है तो आँख ने भी काम करना है, दिमाग ने भी काम करना है, कान ने भी काम करना है, मसल्स ने भी काम करना है, पाँव ने भी काम करना है, हाथ ने भी काम करना है, फिर उसकी प्यास को बुझाया जाएगा, जिस्म की जो प्यास है उसको बुझाया जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ये जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो इस वजह से ये कोऑर्डिनेशंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस पे बाद दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन सेलुलर लेवल पे भी होती है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होती है। सेलुलर लेवल से क्या मुराद है, या तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गई या किसी इंडिविजुअल का सेल होगा, लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेशन डिफरेंट सेल्स के दरमियान नहीं होगी, बल्कि सेल के अंदर जो पार्ट्स हैं उनके दरमियान में होगी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म के डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट प्रोसेस जो हो रहे हैं वो सारे आपस में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं और फिर सेल रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया सही ना काम करे, या आप कह सकते हैं गोल्जी अपरेटस ठीक काम ना करे, न्यूक्लियस ठीक तरह से काम ना करे, तो सेल कभी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर ही नहीं सकता। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल सेल कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेलुलर प्रोसेस, हमेशा सेल के डिफरेंट फंक्शन के दरमियान में कोऑर्डिनेशन होती है। फिर पूरा सेल काम करता है उनकी कोऑर्डिनेशन की वजह से, तब वो जाके मुख्तलिफ किस्म की स्टिमुलाई जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, केमिकल्स हैं, इनको वो रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। अच्छा, जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल ने डिफरेंट काम करना है, लेकिन इसके बावजूद हर सेल अलग-अलग से काम भी करता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक ग्रुप ड्रा किया है, ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं, टिश्यू ड्रा किए। इनके सेल मैंने अलग-अलग इस वजह से ड्रा किए ताकि आपको समझने में आसानी। सपोज मैं कहता हूँ कि ये ऐसा टिश्यू है जिसने इन्वायरमेंट के से आने वाली लाइट को रिस्पॉन्ड करना है, यानी आप कह सकते हैं ये हमारी आइज के टिश्यूज हैं, ठीक है। इसके बावजूद अब ये नहीं कि ये सिर्फ लाइट को ही रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर इनके एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में, जिसको विसिनिटी कहा जाता है, सराउंडिंग, यानी एक सेल के इमीडिएट सराउंडिंग के अंदर जो इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग है, अगर कोई वाटर की कंसंट्रेशन चेंज होती है, अगर कोई टेम्परेचर चेंज होता है, अगर कोई साल्ट की कंपोजिशन चेंज होती है, अगर कोई पीएच चेंज होती है, तो ये सेल अपने इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी रिस्पॉन्ड करता है। यानी आप कह सकते हैं इन सेल ने एक्सटर्नल लाइट को तो रिस्पॉन्ड करना ही करना है, लेकिन हर सेल ने अपने एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को भी हर हाल में रिस्पॉन्ड करना है, जिसको हम विसिनिटी सराउंडिंग को कहा जाता है। यानी येट देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेल्स, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें काम की तो तकसीम है, लेकिन येट इसके बावजूद हर सेल रिस्पॉन्ड करता है टू द चेंज। अगर कोई चेंज आती है उसके इमीडिएट, उसके अपने इन्वायरमेंट में चेंज आती है तो वो उसको भी रिस्पॉन्ड करेगा। ये नहीं है कि वो सिर्फ लाइट को ही रिस्पॉन्ड कर रहा है और इस चेंज को बॉडी के कोई और सेल आके रिस्पॉन्ड नहीं, ये खुद भी रिस्पॉन्ड करता है। उसके बाद, और ये बात थोड़ी सी अपने जहन में रखनी है, हमारी बॉडी का हर सेल हर किस्म की स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं करता। यानी अभी बात की ना डिवीजन ऑफ लेबर, तो सेल के अंदर काम की तकसीम है, मुख्तलिफ स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाई द डिफरेंट सेल्स। तो यही बात लिखी। इवन हायर एनिमल्स, इंसान की बात भी कर लें, जो हायर एनिमल्स हैं इसमें भी हर सेल हर किस्म की स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। इवन मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म ह्यूमन आर अनएबल टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू मैनी इन्वायरमेंटल चेंजेस। जैसे हमारी स्किन की सरफेस पे हर वक्त लाखों करोड़ों बैक्टीरिया हैं, एक मक्खी बैठती है हमारी स्किन उसको डिटेक्ट कर लेती है, लेकिन लाखों करोड़ों बैक्टीरिया हमारी स्किन पे हर वक्त मौजूद रहते हैं, लेकिन हमारे स्किन के सेल उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते। वजह यह है कि वो डिटेक्ट ही नहीं होते। क्यों नहीं होते? हमारे सेंसरी सेल के पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो इतनी छोटी चीज़ को डिटेक्ट कर सके। तो ह्यूमन आर अनअवेयर्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। जो अगर बॉडी सरफेस पे बैक्टीरिया हैं तो हमें उसकी खबर नहीं होती और ना ही हम उनको रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, क्योंकि इनकी डिटेक्शन होगी तो रिस्पॉन्ड करेंगे ना। स्टिमुलाई के लिए डिटेक्ट होना ज़रूरी है, तब रिस्पॉन्स जनरेट होगा, बिकॉज आवर सेंसरी सेल डू नॉट रिकॉग्नाइज। तो इसका मतलब है हमारे स्किन के सेल बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए बनाए ही नहीं गए। लेकिन अगर यही बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चले जाएं तो हमारे वाइट ब्लड सेल उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करते हैं। उनको जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं
मैक्रोफेजेस हैं, वो क्या करते हैं, उनको डायरेक्टली खाना शुरू कर देते हैं। तो यही अगर बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर चले जाएं तो सम इंटरनल सेल रिस्पॉन्ड देम, उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, वो केमिकल प्रोड्यूस करेंगे जो उसको डिस्ट्रॉय करेगा, या वो उसको फैगोसाइटोज देम, उनको खा जाएंगे। जैसे मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स का काम है कि वो डायरेक्टली फैगोसाइटोसिस के ज़रिए से बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, और जो बी लिम्फोसाइट्स हैं उनका काम है कि वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं जो आगे फिर बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसी तरह रेडिएशन की बात करें, हमारे जो आइज़ के सेल हैं वो हर किस्म के रेडिएशन को डिटेक्ट नहीं कर पाते। सिर्फ जो विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसकी रेंज है 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक, ये हमारी आंख डिटेक्ट कर पाती है। इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकती, इससे कम भी नहीं हो सकती। लेकिन हमारी काफ़ी सारी रेडिएशन हमारी आंख डिटेक्ट नहीं करती, हमारी बॉडी के दूसरे सेल डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम साउंड वेव्स की बात करते हैं तो साउंड वेव हमारे एयर डिटेक्ट करते हैं, हमारी आंख डिटेक्ट नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टिमुलाई, स्पेशलाइज्ड स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड सेल। तो यही बात लिखी गई है कि एक फार रेडिएशन, जब हम रेडिएशन की बात करते हैं, आवर सेल डू नॉट डिटेक्ट रेडिएशन एक्सेप्ट विजिबल स्पेक्ट्रम, कि वो सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, बट आवर अदर बॉडी सेल रिस्पॉन्ड सम ऑफ देम। लेकिन बाद रेडिएशन होती है उसको हमारे बॉडी के दूसरे सेल्स, जैसे हमने अभी एग्जांपल दी कि जो साउंड वेव्स होती है उसको हमारे एयर सेल रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद मेजर जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है पहले, यानी एक पोर्शन जो पहले हम स्टार्ट करने लगे हैं वो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट के। अच्छा, जिस वक्त हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट सुस्त हैं, पैसिव हैं। प्लांट आर बीइंग मोर पैसिव एज कंपेयर टू एनिमल्स। पैसिव कैसे हैं, यानी इतने सुस्त हैं, अगर आप प्लांट के पास पानी रख के चले जाएं और उन्हें ये कह के चले जाएं कि ये पानी खुद इस्तेमाल कर लेना, वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करें। यानी आप कह सकते हैं प्लांट को खुराक, प्लांट को जितनी भी ज़रूरियात की चीज़ें खुद प्रोवाइड करनी पड़ती। इसको हम कहते हैं पैसिव। सुस्त कौन होता है, जो ये चाहता है कि मेरे काम खुद ब खुद हों, ऑटोमेटिकली हों, तो इसको हम कहते हैं ये पैसिव है। लेकिन एनिमल्स की कोशिश होती है कि अपनी चीज़ों को खुद सर्च करते हैं वो, इस वजह से हम कहते हैं जो एनिमल वो एक्टिव है और जो प्लांट है वो पैसिव है। उसके बाद ये स्पेशल किस्म के ऑर्गेनिज्म है डायनेमिक, जो मुख्तलिफ किस्म के आप कह सकते हैं बिहेवियर शो करते हैं। यानी हमारे पास प्लांट ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ग्रोथ कर रहे होते हैं, डिटेक्ट करते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस को, इन्वायरमेंटल चेंजेस को, और उसके चेंज को रिस्पॉन्ड भी करते हैं। ये तीन प्रॉपर्टी, ग्रोथ भी करते हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस को डिटेक्ट भी करते हैं और उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो ये इट इज़ नो एग्जैजरेशन। तो ये बात कहना कोई मुबालगा आराई नहीं होगी, यानी हम ये बात कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं कर रहे कि प्लांट बिहेव, प्लांट का भी अपना मिजाज होता है। अब प्लांट का मिजाज काम कैसे करता है, जैसे कोई हमें बुरा भला कहते, हमें तो गुस्सा आना शुरू होता है। कोई हमें खुराक ना दे, ठीक है, हम उस पर चिल्लाना शुरू करते हैं कि हमें खुराक चाहिए, हमें पानी चाहिए। प्लांट ऐसे नहीं करते, ठीक है। प्लांट को अगर खुराक ना दे तो प्लांट का भी मिजाज है। प्लांट ये नहीं है कि आप प्लांट को जो मर्जी कहते कर, प्लांट के लिए, प्लांट के खिलाफ जो मर्जी काम करते चले जाएं और प्लांट बर्दाश्त करें, नहीं। आप उनको 1 महीना पानी दे के ना देखें तो मजाल है कि वो आपको फूड दे देंगे, मजाल है वो आपको फ्रूट्स दे देंगे, मजाल है कि वो आपको फ्लावर्स दे देंगे, मजाल है वो आपको सब्जी दे देंगे। तो बेसिकली प्लांट का भी अपना मिजाज है। आप उनको तंग करेंगे तो प्लांट भी आपको तंग करेगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि प्लांट के बिहेवियर ज़्यादातर 2 शक्ल में नज़र आते हैं, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ या तो ज़्यादा होती है या कम हो जाती है, या आप कह सकते हैं उनकी टर्जिडिटी ऑफ सेल्स के अंदर फ़र्क आना शुरू करता है व्हेन दे शो मूवमेंट। अब ये बात अब चैप्टर नंबर 16 में डिटेल में लिखी हुई है कि ज़्यादातर जो प्लांट की मूवमेंट है वो प्लांट सेल में टर्जिडिटी के डिफरेंस की वजह से होती। जैसे आपने देखा होगा कुछ प्लांट ऐसे हैं उनके जो लीव्स हैं वो शाम के वक्त मुरझा जाते हैं और सुबह के वक्त वो फ्रेश हो जाते हैं। तो ये सारे टर्जिडिटी के डिफरेंस की वजह से है। तो चैप्टर नंबर 16 के अंदर ये सारी डिटेल मौजूद है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि प्लांट पैसिव हैं,
प्लांट एक जगह खड़ा रहता है, सुस्त एक जगह पड़ा रहेगा, ठीक है। जो एक्टिव है वो घूमता फिरता फिरेगा। तो सबसे बड़ा जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि प्लांट पैसिव है, और पैसिव होने की वजह से ये सिसाइल नेचर शो करते हैं। सिसाइल से क्या मुराद है कि जो अपने एक ही जगह खड़ा रहे उसको हम कहते हैं सिसाइल। लेकिन जो एनिमल है वो मोटाइल है। अब एनिमल मोटाइल क्यों है? क्योंकि इनके पास मसल मौजूद है, और मसल आर स्पेशलाइज्ड फॉर द रैपिड प्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स, क्योंकि प्लांट और एनिमल की बात करें तो प्लांट के लिहाज से एनिमल्स ने ज़्यादा काम करना है, तो नेचर ने एनिमल को ज़्यादा फैसिलिटेट किया है। देखो ना, कोई भी ऑफिस हो, अगर उसमें कोई शख्स ज़्यादा काम कर रहा है तो मैनेजमेंट उसको ज़्यादा सपोर्ट करती है, उसको ज़्यादा फैसिलिटेट करती है। तो प्लांट पैसिव हैं, बड़े सुस्त हैं, ना ज़्यादा काम ही नहीं करते। लेकिन एनिमल एक्टिव हैं, उन्होंने सर्च करनी होती है, फूड को सर्च करना होता है, उन्होंने आप कह सकते हैं अपनी चीज़ों को सर्च करना होता है, उन्होंने अपनी शेल्टर को सर्च करना होता है। तो वो सारी चीज़ें सर्च करनी होती है। इस वजह से नेचर ने उनको मोटाइल बनाया है कि वो अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन प्लांट एक ही जगह खड़े रहते। तो नेचर ने फिर इसी हवाले से एक और फैसिलिटी एनिमल को ज़्यादा दी है, वो है स्पीड ऑफ रिस्पांस। प्लांट का जो रिस्पांस है वो स्लो है, एनिमल का जो रिस्पांस है वो फास्ट है। तो ये नेचर ने इनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ क्यों दी है? क्योंकि इन्होंने ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करने हैं। इनको फैसिलिटीज़ मिली है लेकिन कम मिली है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। तो प्लांट के अंदर स्लो क्यों है? क्योंकि प्लांट में एक ही हार्मोन, एक ही सिस्टम काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं हार्मोन। सोनली ओनली को कहा जाता है कि प्लांट के अंदर जो कंट्रोल सिस्टम है वो सिर्फ हार्मोन्स। लेकिन एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में दोनों है, हार्मोन्स भी है, उनमें नर्वस सिस्टम भी है। हार्मोन स्लो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम फास्ट सिस्टम है, क्योंकि इसमें नर्व इंपल्स मूव करती है। और नर्व इंपल्स जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि 1 मीटर आप कह सकते हो 120 मीटर पर सेकेंड के एतबार से उसकी स्पीड है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक जो 6 फुट की बॉडी है 1 सेकंड में वो 60 चक्कर लगा सकती है। तो कितना तेज़ रिस्पॉन्स जनरेट होगा। हार्मोन्स का रिस्पॉन्स स्लो क्यों होता है? स्लोनेस ऑफ हार्मोनल इंस्पार्क, जब स्टिमुलाई आती है तो हार्मोन को बनाया। अच्छा, अगर पहले से बना भी हो तो हार्मोन को रिलीज़ किया जाए, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली काफ़ी देर बाद अपने टारगेट पर पहुंचता है। ये नहीं कि रिलीज़ होने के बाद टारगेट साइड पे नहीं रिलीज होता। बाद दफ़ा ये होता है कि हार्मोन बॉडी के एक हिस्से में बन रहा होता है और टारगेट बॉडी के दूसरे हिस्से में, तो वहाँ से लेके यहाँ तक आना उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर वो अपना एक्शन स्टार्ट करते हैं, एक्शन से रिस्पॉन्स जनरेट होता है, रिस्पॉन्स फिर स्टिमुलाई को आप कह सकते हैं जो भी करना है रिस्पॉन्स करता है। तो ये सारे काम, प्लांट की सिंथेसिस, प्लांट की रिलीज, प्लांट का टारगेट साइड पे पहुंचने, ये सारे टाइम रिक्वायर है। तो इस टाइम की वजह से आप कह सकते हैं जो हार्मोनल रिस्पॉन्स है वो स्लो है। तो प्लांट के अंदर हमेशा जितने भी रिस्पॉन्स होते हैं वो स्लो होते हैं। उसकी बात करें, प्लांट में जितने भी काम हो रहे हैं उनको सिर्फ हार्मोन ही कंट्रोल करते हैं। ग्रोथ से लेके, यानी जब एक सीड से, एम्ब्रियो से एक पौधा निकलता है, वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट करते हैं, और उसकी आखिरी स्टेज क्या होती है, उसने फ्रूट प्रोड्यूस करना है। तो ग्रोथ से लेके फ्रूट प्रोडक्शन तक जितने भी प्लांट में काम हो रहे हैं सबको हार्मोन कंट्रोल्स करते हैं। इवन ये भी होता है कि फ्रूट प्रोडक्शन से फ्रूट राइपनिंग, फल का पकना, ये भी हार्मोन से ही कंट्रोल करते हैं। तो प्लांट में जितने भी बिहेवियर्स हैं वो सारा के सारा कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स। एनिमल में 2 सिस्टम है, हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम। तो ये आज हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इसमें कोई इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस 1-2 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि हार्मोनल रिस्पॉन्स स्लो क्यों होता है, और 2 बड़े डिफरेंस आपने जहन में रखने हैं, प्लांट बिहेवियर और एनिमल बिहेवियर, कि ये सिसाइल हैं, वो मोटाइल हैं। वो मोटाइल क्यों है? क्योंकि उनके पास मसल्स हैं। और ये इनके रिस्पॉन्स स्लो क्यों होते हैं? क्योंकि ये हार्मोन्स। और फास्ट एनिमल के क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास दोनों सिस्टम है, हार्मोन्स भी है, नर्वस सिस्टम भी है। तो ये अभी आज हमारा स्टार्ट है चैप्टर नंबर 17 का। और हमेशा आप लोगों ने याद रखना है, जब भी किसी चैप्टर को स्टार्ट करें तो फ़ौरन ही तैयार करना शुरू कर दिया करें, क्योंकि जब एक लेक्चर तैयार हो जाते हैं तो बंदा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि मैंने ये लेक्चर तैयार कर लिया। वरना अगला लेक्चर जब डिलीवर होता है तो फिर 2 लेक्चर होते हैं, 2 लेक्चर को तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर अगर दूसरा भी तैयार नहीं किया, वो फिर तीसरा चला जाता है, फिर 3 को तैयार करना उससे मुश्किल हो जाता है।
फिर स्टूडेंट की अक्सर ये कोशिश होती है जब ज़्यादा हो जाता है कि वो काम ही नहीं करते। इस वजह से आप हमेशा साथ साथ काम किया करें, तो इससे काम ज़्यादा भी होगा और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा और बिल्कुल इजीली ये काम कवर हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी जो अगले लेक्चर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.